हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली सदन की कार्रवाई के दौरान 10 बिल सदन में लाए जाएंगे। सदन में नए कृषि कानूनों पर गर्मागर्म बहस और तीखी नोकझोंक के भी पूरे आसार बने हुए हैं। इस विधानसभा सत्र में नए कृषि कानून विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार को घेरने की कांग्रेस ने तैयारी भी की है। सरकार तैयार है। विधानसभा में होने वाली तीखी नोकझोंक पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं। आज शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में नए कृषि कानूनों पर विपक्ष की नोकझोंक के साथ गर्मागर्म बहस भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग करेगी। विधानसभा सत्र में नए कृषि कानून विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हें लेकर सरकार को घेरने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों की काट ढूंढने के अलावा हमलावर रह सकता है। कोरोना संकट के बाद स्थगित हुई मॉनसून सत्र के दूसरे चरण में सदन में कुल 10 बिल रखे जाएंगे, जिनमें से कुछ नए और कुछ संशोधन बिल होंगे। जिनमें से पंचायती राज कानून का द्वितीय संशोधक, हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधक और हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल आदि शामिल हैं। सत्र के दौरान निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% रोजगार सुनिश्चित करने का विधेयक भी रखा जाएगा। इन सभी बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहकर विपक्ष को एक चेतावनी दी है कि सरकार हर मुद्दे पर सफल रही है और विपक्ष में इतना दम नहीं है कि वो सरकार से प्रश्न करें। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष में इतना दमखम नहीं है, वरना उनका ऐसा किरदार है कि वो सरकार पर कोई बात कह सके। कुल मिलाकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन का ये सत्र सरकार और विपक्ष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष सवालों के तीर के साथ साथ जवाब के सुरक्षा कवच को लेकर सदन में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सत्र में संग्राम होगा, इसके आसार तो पूरे दिख रहे हैं, लेकिन ये संग्राम क्या केवल नए कृषि कानून को लेकर होगा या मुद्दे और भी तमाम है विपक्ष के पास? कौन कौन से हथियार है, सरकार कितनी तैयार है, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता की तरफ, जो चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हमारे साथ, अपडेट पहुंचा रहे हैं लगातार। राकेश, मॉनसून सत्र पार्ट 2 गहमा गहमी वाला रहने वाला है? बिल्कुल, पूरी तरह से गहमागहमी और हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जो इन दिनों के दौरान, पिछले समय के दौरान जो मुद्दे हैं वो विपक्ष पूरी तरह से सदन में उठाएगा। और सबसे बड़ा इशू जो है कृषि कानूनों को लेकर, जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं उनको लेकर होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल के लिए पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा था कि इसको देने के लिए 15 दिन का समय चाहिए होता है, क्योंकि LR को ये बिल भेजा जाता है और LR इसमें तकनीकी और कानूनी जो हैं जो भी उसके पहलू हैं वो चेक करने के बाद ही विधानसभा सचिवालय को बताते हैं, या उसके बाद विधानसभा सचिवालय फैसला लेता है कि इसे जो है अलाउ किया जाना है। क्योंकि ये कम समय के दौरान दिया गया है, तो कृषि कानून जो कृषि कानूनों को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल है, क्योंकि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिया है, कई मेंबर्स ने भी दिया है, और इनेलो के जो विधायक है अभय सिंह चौटाला ने भी दिया है, तो इस सब को लेकर है जो पहले दिन ही हंगामा होगा। आप जानते हैं कि इसके अलावा आज जो कार्रवाई है, 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उन पर भी हंगामा होगा। रजिस्ट्रियों का घोटाला जो है, आप जानते हैं ये अनियमितता सरकार कहती रही है, विपक्ष से घोटाला बोलता है, तो इसको लेकर जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया है। और इसमें मजेदार बात यह होगी कि ये जो प्रस्ताव है अभय सिंह चौटाला ने दिया है, और जो ये महकमा है राजस्व का वो दुष्यंत चौटाला के पास है। देखने वाली बात होगी कि चाचा भतीजा आज कैसे सवालों का और जवाबों का सामना करते हैं।
किस तरह से उनमें भिड़ंत होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल बना है ये काफी गर्मा गर्म माहौल है परिवार के बीच राजनीति को लेकर। तो ये सब जो है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि लॉकडाउन के दौरान शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, इसको लेकर भी विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरेगा। कानून व्यवस्था की बात है, उसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि अब ये पहले की तरह, हालांकि ये सत्र जो है अभी भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान हो रहा है, लेकिन पिछली दफा जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। पिछली दफा का जो मॉनसून सत्र जो एक्चुअल में था, तो वो मात्र 2 घंटे का था। उस समय 6 महीने का जो एक कानूनी संवैधानिक एक व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए वो सत्र किया गया था। मुख्यमंत्री जो कि सदन के नेता हैं वे कोरोना पॉजिटिव थे, विधानसभा अध्यक्ष वे कोरोना पॉजिटिव थे, तो वो जो उसकी कार्रवाई थी 1.5-2 घंटे में सिमेट दी गई थी और उस समय ये कहा गया था कि ये जो है इसको आगे करेंगे। अब ये पार्ट 2 आज से शुरू हो रहा है, तो कई और मुद्दे पराली जलाने को लेकर जो नया अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उस पर भी जो है सदन में चर्चा होगी। विपक्ष इस बात को भी जो है पूरी तरह से उठाएगा और सत्ता पक्ष, क्योंकि ऑर्डिनेंस में कई पहलू हैं, कई बिंदु हैं, वो बताने की कोशिश करेगा। देखना यह होगा कि कौन हावी रहता है। और इससे पहले सदन की सत्र के शुरू होने से पहले, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों ने ही अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बैठक जो है 12 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके सरकारी निवास पर होगी। वहां पर रणनीति तैयार की जाएगी कि सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है। और इसी तरह से भाजपा विधायक दल की बैठक जो है उसमें यह होगा कि यदि विपक्ष ज्यादा आक्रामक रहता है तो सरकारी जो नीतियां हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनको लेकर किस तरह से विपक्ष को दबाना है। इसके साथ साथ आज सदन की कार्रवाई जो है 2 बजे शुरू होगी और ऑबिचरी रेफरेंसेस के साथ ये प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद रिवायतन वो शून्यकाल रहता है। शून्यकाल के दौरान भी क्योंकि ये जो प्रश्न अलाउ नहीं हुए या जो ज्वलंत मुद्दे हैं, करंट जो मामले हैं, तो उनको जो है विपक्ष पूरी तरह से उठाने का प्रयास करेगा और यहीं से हंगामे की जो है शुरुआत होगी। जी राकेश, पिछली बार भी विपक्ष की तैयारी पूरी थी और पूरे मूड में थे टकराव के अपने सवाल को लेकर मॉनसून सत्र के पार्ट 1 में, लेकिन ज्यादा वक्त मिला नहीं। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं और तब कहा भी गया था सदन की तरफ से भी कि बस संवैधानिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ये हमने सत्र बुला लिया, आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। सदन के नेता भी नहीं थे, मुख्यमंत्री साहब तब कोरोना पॉजिटिव थे, क्वारंटीन थे। इस बार सीएम भी हैं, विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ पहुंच रहा है। गहमा गहमी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हंगामा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच जैसा कि आप बता रहे कि 10 बिल पेश होंगे, ये 10 बिल नए होंगे या इसमें कुछ संशोधित बिल भी होंगे? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कि किन संशोधन के साथ किन बिल को लाया जा सकता है? देखिए, इसमें कई बिल जो हैं वो संशोधित बिल हैं, संशोधन का उसमें होगा। और जिस तरह से 75% युवाओं को रोजगार देने की बात है वो जो है एक नया बिल होगा इसके साथ। और भी क्योंकि अभी पूरा दस्तावेज जो है उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 75% युवाओं को रोजगार देने की जो बात है वो जो है नया बिल है और इसके साथ और भी नए बिल होंगे। लेकिन ज्यादातर बिल जो हैं संशोधित हैं। बिलों में जो महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया था कि 75% जो उद्योगों में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए इस बिल को लाया जाना है, इसे कानून बनना है। और दूसरा, इसके साथ 50% महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात है पंचायती राज संस्थाओं में, उस पर जो है वो बिल आना है। और इसके साथ साथ ये संशोधित बिल आना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कि उसमें जिसमें एक जब एक्ट बना था डायरेक्ट इलेक्शन को लेकर, तब ये बात रह गई थी कि जो किसी भी मेयर या प्रधान के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है, वो उसमें जो मेंशन करना रह गया था वो संशोधन के साथ आएगा, उसे पास करवाया जाएगा कि ये जो है किसी भी मेयर और जो प्रधान है, पालिका प्रधान वगैरह हैं, उनके खिलाफ जो है वो लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। इसके साथ 2 महत्वपूर्ण बिंदु इस सत्र के दौरान देखने को ये भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से। ऐसे में 40% हिस्सा जो है हरियाणा के हिस्से आया था, और चाहे वो सचिवालय हो, हाईकोर्ट हो या फिर इधर ये विधानसभा हो, लेकिन और दूसरी संपत्तियां भी हों,
तो लेकिन अभी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने काफी समय पहले मुद्दा उठाया था कि उनका जो 13% हिस्सा है पंजाब विधानसभा के कब्जे में है। जगह के अभाव में ना वहां मंत्रियों को विधानसभा में बैठने के लिए ऑफिस मिल रहे हैं, ऑफिस का स्टाफ भी पूरी तरह से एक व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठ पा रहा है। इन्होंने ज्ञानचंद गुप्ता ने पिछली कई दफे जो है पंजाब के स्पीकर से मांग की है और इस बारे को लेकर एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा लाया जाना है और इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद पंजाब के राज्यपाल जो कि चंडीगढ़ यूटी के संघीय क्षेत्र के प्रशासक भी हैं, उनसे मिलने का समय मांगा जाएगा और उन्हें इस प्रस्ताव के बारे में अवगत करवाया जाएगा। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि प्रशासक जो हैं चंडीगढ़ में जो भी संपत्तियां हैं उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं और वे इस बात की मांग की जाएगी कि इसका हल किया जाए। इसके साथ साथ यदि यहीं से बात नहीं बनती है तो गृह मंत्री से भी मिलने का जो है आगे योजना हो सकती है विधायकों। चलिए ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ गई है। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। एक एक करके दोनों के पास आऊंगी। शुरुआत नेहरा जी आपसे, कितनी तैयारी है सरकार की मॉनसून सत्र पार्ट 2 के लिए? देखिए अनामिका जी, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है और विधानसभा के सत्र के लिए और जो भी कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के सावधानियां बरतनी है वो भी सारी सावधानियां सरकार ने बरती हैं और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि जैसे पब्लिक गैलरी में पब्लिक बैठती है उसका भी प्रावधान ना करके वहां भी जो विधायक हैं उनके लिए सीटिंग की गई है। इसके साथ साथ जो जरूरी जो बिल है, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, 50% महिला आरक्षण की बात हो, चाहे वो 75% जो बेरोजगार युवा है, जो 75% बेरोजगारी वाली है ना सर, कि 75% रोजगार देंगे। हमने जेजेपी को भी बीते दिनों डिबेट में भी काफी सुना इस पर युवाओं की नजर है कि आप लोग क्या लेकर आने जा रहे हैं, तो कुछ तोहफा है क्या हरियाणा के लिए ये 75% वाला बिल को लेकर? देखिए निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि 75% जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को वरीयता मिलेगी, नौकरियों के अंदर रोजगार मिलेगा, उससे बहुत जो बेरोजगारी की समस्या है अनामिका जी, उस पर बहुत ज्यादा काबू पाया जाएगा। इसके साथ साथ अब जो उद्योग धंधे हैं उनको भी प्रतिवर्ष 48,000 रुपए तक सरकार की तरफ से जिस तरह से उनको देने का प्रावधान किया गया है, जो हरियाणा के जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगा उद्योग धंधे जो कंपनियां, उसको 48,000 रुपए साल के सरकार देगी। तो इससे उद्योगों का भी उत्साह बढ़ेगा, उनको भी लगेगा कि रोजगार देना है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें 50,000 रुपए तक की लिमिट रखी हुई है कि 50,000 तक जो सैलरी महीने की जो बेरोजगार युवा को मिलेगी, ऐसा प्रावधान है कि 75% युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा 25% जो बाहर से जो लोग आते हैं हरियाणा प्रदेश में काम करने के लिए, उनके लिए भी रोजगार का प्रावधान है। तो चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कानून बनाना हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए 75% का हो, ये सारे जो काम है वो इस ऐतिहासिक सत्र में होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से सरकार की इसके लिए तैयारी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा एक सवाल डॉक्टर शालिनी से ले लूं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक भी हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मॉनसून सत्र पार्ट 2 में विपक्ष की नाराजगी दूर होने वाली है क्या डॉक्टर शालिनी? शुक्रिया अनामिका जी। अनामिका जी, ये मॉनसून सत्र जो है वो काफी धुआंधार होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार को कई फ्रंट्स पे जो विपक्ष है वो अपनी सामने लेगा, उसके ऊपर गोलाबारी रहेगी। सबसे पहले तो कृषि बिल के ऊपर रहेगी जी, क्योंकि जितने प्रोटेस्ट देखे गए हैं और इस वक्त सरकार बैकफुट पे है। अभी बड़ौदा का बाई इलेक्शन भी हुआ है, उसके नतीजे भी बहुत ये निर्धारित करेंगे कि विपक्ष कितनी मजबूती से और कितने कॉन्फिडेंटली सरकार को इन चीजों पे अपने निशाने पे लेता है। दूसरी चीज, बेरोजगारी के मामले के ऊपर भी बात उठेगी। बात क्योंकि इसलिए उठेगी क्योंकि जितनी आर्थिक मंदी आ गई है, आप बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो रोजगार ही नहीं है, व्यवसाय ही नहीं है। अगर अभी भी सरकार इस तरह से सोच के चल रही है कि कोरोना के चलते कोई आर्थिक मंदी या आर्थिक प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो ये एक बड़ा ही मैं कहूंगी एक आंख बंद करके, आंख मूंद करके सच्चाई की तरफ से चलने वाला एक तरीका है। क्योंकि इस वक्त जो व्यवसायी है, जिसने इतना नुकसान उठाया है इतने दिन लॉकडाउन का और कोरोना के भी चलते,
तो वो टैक्स रिबेट्स देखेगा, वो कुछ और सब्सिडीज देखेगा, वो कुछ अपने लिए कोई सपोर्ट देखेगा सरकार की तरफ से, जो इतने दिनों में कहीं नहीं आया। तो जब तक आप जो रोजगार पैदा करने वाला है उसको ही मजबूत नहीं बनाएंगे तो रोजगार कहाँ से पैदा होंगे? सिर्फ ये एक किताबी या कानूनी या दस्तावेज के ऊपर दस्तखत किया हुआ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ना रह जाए, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितनी है। तीसरी चीज जहाँ पर इसके लिए डॉक्टर शालिनी, क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि रखते क्या है सरकार सदन के पटल पर? सरकार की तरफ से 75% रोजगार वाले बिल में क्या रखा जाता है? क्या थोड़ा और इंतजार करें हम इसके लिए और देखें कि सरकार ने खुश किया है या क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं? बिल्कुल अनामिका जी, देखिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मूर्ति जेजेपी का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में उनका वायदा था कि वो हरियाणा के ही जो युवा हैं उनको ही आरक्षण देंगे। तो उन्होंने इस पे काम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन आगे क्या होता है, क्योंकि अब क्या है, सिचुएशन बदल गई है। जो इस वक्त सब जगह हालात खराब हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाएगा वो देखा जाएगा। तीसरी चीज जो पंचायती राज बिल की बात कर रहे हैं कि पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण, मेरा मानना है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बिल है और कुल मिलाकर 10 बिल पेश किए जाने हैं। नेहरा जी, मैं आपके पास लौट रही हूं। 10 बिल आप लोग लेकर आ रहे हैं, इसके लिए एक वक्त चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष बहुत हमलावर है, बहुत सारे बड़े बड़े सवाल लेकर वो बैठा है, जिसमें सबसे जो मेन हथियार है, मेन सवाल है, वो 3 कृषि कानून, जिसके आगे वो काला नाम का एक विशेषण लगा देते हैं। ये किसानों के लिए वो डेथ वारंट बता रहे हैं। आज भरसक संभावना है, 100% संभावना है कि वो सदन में इस बात को उठाएंगे। ऐसे में मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या सरकार के लिए इसका जवाब देना और इस बीच में, इस हंगामे के बीच में 10 बिल को पास कराना? अनामिका जी, देखिए विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और उन्होंने खुद किसानों के लिए कभी कुछ किया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के लिए कर रही है तो इसमें भी उनको परेशानी है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2007 में हुड्डा जी खुद लेके आए, और आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो विरोध कर रहे हैं। चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी के संसद के अंदर भाषण निकालिए, चाहे इनके जो वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल जी, उनके भाषण निकालिए। इन्होंने तो खुद ने बोला है कि किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का रास्ता हम लोग देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। 2019 के अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा हुआ है। और जहां तक बात है मुद्दों की, आज मुद्दे इनके पास कुछ नहीं है। किसानों को बहकाने का इन्होंने काम किया, लेकिन हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और हमारी सरकार के सब मंत्रियों ने किसानों को समझाया है। हम सभी लोग किसानों के बीच में गए हैं, अब किसान सच्चाई जान चुका है और बड़ौदा का जो चुनाव है वो इनको इनकी असलियत दिखा देगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी भारी मतों से जीतेंगे। और आज का जो सत्र है उसके अंदर सरकार जो अपने बिल हैं 10 के 10 को हम पास कराएंगे, और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ऐतिहासिक 75% बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का काम ये सरकार करेगी। और महिलाओं को जो 50% आरक्षण पंचायतों में देने का काम है, ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है अनामिका जी। इस तरह के अन्य जो विधेयक हैं सब होंगे। और जहां तक विपक्ष के हंगामे की आपने बात की है, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर विपक्ष की कोई जायज बात है तो उसको सुना जाएगा और उनको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात को रखने का। क्योंकि जब मानसून सत्र पहले सरकार लेके आई थी उस समय इन्होंने सवाल उठाया था कि इसको कम टाइमिंग इसकी है, तो टाइमिंग दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस सत्र के लिए नहीं मौका और टाइमिंग ये तो अध्यक्ष साहब देख लेंगे। सर, आप लोग जवाब के लिए कितने तैयार हैं? बहुत संक्षेप में, मुझे वाइंड अप करना है। अनामिका जी, बिल्कुल सभी जवाबों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ सरकार वहां पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। तो सत्र में क्या संग्राम रहेगा, कितना काम होगा, पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल यही रुक रहे हैं। नमस्कार।